नमस्ते। मनोवैज्ञानिक शिक्षण के लिए आप सबका स्वागत है। कल क्लास में हमने वंश परंपरा के बारे में और उसके अंतर्गत वंश परंपरा के नियमों के बारे में अध्ययन किए और उसमें मुख्य रूप से बीजकोश की निरंतरता का नियम, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, आर्जित गुणों के संक्रमण का नियम और उसके बाद जॉन ग्रेगर मेंडल से प्रतिपादित वंश ये वर्णशंकर से मौलिकता की ओर का नियम। उन नियमों के बारे में एक अंश बताऊंगा। साधारण रूप से आनुवंशिकता या वंश परंपरा में ये 3 प्रकार के नियम, एक समानता नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम। इन तीनों नियमों से किसी एक नियम लागू होता है बालकों के विकास पर। मुख्य रूप से ये समानता का नियम, दूसरा विभिन्नता का नियम, तीसरा प्रत्यागमन का नियम। इन 3 नियमों में से किसी एक नियम का प्रतिपादन, एक नियम को लागू किया जाता है। बच्चा या शिशु उपरोक्त 3 नियमों में से किसी एक नियम को लागू किया जाता है विकास पर। और उसके बाद हम वंश परंपरा के संबंध में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अनेक विषयों को लेकर अध्ययन किया। उसके बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक प्रमुख अंश होता है। वंश परंपरा के अंतर्गत मूल शक्तियां अर्थात मूल शक्तियों का कारण वंशानुक्रम होता है। मूल शक्तियों के रूप में हम मूल प्रवृत्तियों को भी ले सकते हैं। मूल प्रवृत्तियां जो जन्मजात पाई जाती हैं, उदाहरण के लिए ये अनेक प्रकार की मूल प्रवृत्तियां कामुकता और हंसमुख और रोना और चिढ़ते रहना आदि मूल प्रवृत्तियां जो है उनका कारण वंशानुक्रम होता है। इस प्रकार थार्डोडाइक ने समर्थन किया। दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि थार्डोडाइक के अनुसार मूल शक्तियों का कारण वंशानुक्रम होता है। शिशु में अनेक प्रकार की मूल प्रवृत्तियां जन्मतः वंश परंपरा के द्वारा प्राप्त होती हैं। और इसके बाद दूसरा देखिए, शारीरिक लक्षण पियर्सन, अर्थात पियर्सन ने शारीरिक लक्षण अंश को लेकर शोध किया और उन्होंने अपने शोध के आधार पर साबित किया कि शिशु के जो शारीरिक लक्षण जन्मतः प्राप्त होते हैं उसका प्रमुख कारण वंशानुक्रम होता है। जैसे कि शारीरिक लक्षण, उदाहरण के लिए शारीरिक आकार, शारीरिक भार, रूप, ऊंचाई, लंबाई और विभिन्न शारीरिक शक्तियां और शारीरिक बीमारियां, इन सभी को शारीरिक लक्षण या शारीरिक अंश कहते हैं। ये सभी वंशानुक्रम के कारण ही शिशु को जन्मतः प्राप्त होते हैं। इस प्रकार शोध करके साबित करने वाले मनोवैज्ञानिक पियर्सन माने जाते हैं। और पियर्सन डार्विन नामक व्यक्ति के वंशजों का अध्ययन करके उन्होंने अपने इस विषय को सिद्ध किया था। डार्विन व्यक्ति के वंशजों का अध्ययन किया और उसके आधार पर उन्होंने कहा कि अनेक प्रकार के शारीरिक लक्षणों का आधार वंशानुक्रम होता है। और उसके बाद व्यावसायिक योग्यता मानी इसमें अनेक प्रकार की योग्यताएं होती हैं। लिपिक अभियोग्यता मानी जाती है और उसी प्रकार तकनीकी अभियोग्यता
मानी जाती है और संगणक की या संगणक निर्वहन की अभियोग्यता मानी जाती है। इस प्रकार व्यावसायिक योग्यता का प्रमुख कारण वंशानुक्रम होता है और इस विषय को लेकर कैटिल नामक मनोवैज्ञानिक ने शोध किया था। कैटिल नामक मनोवैज्ञानिक ने लगभग 885 वैज्ञानिकों को 885 वैज्ञानिकों को या 885 विभिन्न क्षेत्रों में योग्य व्यक्तियों को लेकर उनका अध्ययन करके उन्होंने यह साबित किया था। और ये 885 जो भी व्यक्ति थे जो विभिन्न क्षेत्रों में कुशल एवं योग्य व्यक्ति माने जाते थे, उनके अनेक क्षेत्रों के योग्यता का प्रमुख कारण उनका वंशानुक्रम है, अर्थात उनके वंशज के अनेक व्यक्तियों की योग्यता भी उच्च स्तर की थी। इसी कारण इन 885 व्यक्तियों की विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित योग्यता उच्च स्तर की मानी गई है। इस प्रकार कैटिल नामक मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन किया था। और उसके बाद सामाजिक स्थिति विनशिप। सामाजिक स्थिति मानी मुख्य रूप से सामाजिक अंशों के संबंध में सामाजिक संबंधों को स्थापित करने की योग्यता के विषय में और अनेक प्रकार के सामाजिक अंशों के प्रति रुचि के संबंध में विनशिप नामक मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन किया था और उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर सिद्ध किया कि किसी भी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का कारण वंशानुक्रम होता है, अर्थात वंशानुक्रम के द्वारा जन्मतः प्राप्त होने वाले यह सामाजिक स्थिति या सामाजिक संबंधों को स्थापित करने की योग्यता, सामाजिक अंशों के प्रति रुचि आदि प्राप्त होते हैं। इसके संबंध में एडवर्ड एलिजबेथ अर्थात रिचर्ड एडवर्ड एलिजबेथ, जिस प्रकार यहाँ पर पियर्सन ने डार्विन के वंशजों का अध्ययन करके सिद्ध किया कि विभिन्न शारीरिक लक्षणों का कारण वंशानुक्रम होता है, उसी प्रकार यहाँ विनशिप नामक मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक स्थिति संबंधी अंश को लेकर उन्होंने एडवर्ड एलिजबेथ दंपतियों के वंशजों का अध्ययन किया था। रिचर्ड एडवर्ड और एलिजबेथ दोनों समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति थे और इन दोनों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। इसलिए इनके वंशजों में भी अधिक से अधिक अर्थात 90% से अधिक व्यक्तियों की भी सामाजिक स्थिति उच्च स्तर की थी। इसका प्रमुख कारण क्या होता है? वंशानुक्रम होता है। और रिचर्ड एडवर्ड और एलिजबेथ दो व्यक्ति जो सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा प्राप्ति व्यक्ति, उनके वंशजों में कुछ व्यक्ति विधानसभा के सदस्य बने थे, विभिन्न क्षेत्रों के निर्देशक बने थे और शास्त्रज्ञ और वैज्ञानिक बने थे और राजनीतिक क्षेत्र में भी अनेक पदों को उन्होंने अलंकृत किए थे। इस प्रकार इस शोध में साबित किया गया है, विनशिप के शोध में। इसलिए विनशिप ने अपने प्रयोग के आधार पर या अपने शोध के आधार पर उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि सामाजिक स्थिति का प्रमुख कारण वंशानुक्रम होता है। और उसके बाद चरित्र डगडेल अर्थात डगडेल नामक मनोवैज्ञानिक ने चरित्र अंश को लेकर वंशानुक्रम के अंतर्गत अध्ययन किया।
डगडेल ने चरित्र अंश को लेकर ज्यूक नामक व्यक्ति के वंशजों का अध्ययन किया था। ज्यूक वंशजों का ज्यूक नामक व्यक्ति जो 1720 में पैदा हुए थे और 1877 में ज्यूक के वंशजों का अध्ययन किया गया था। ये ज्यूक ये चरित्रहीन व्यक्ति थे और ज्यूक का विवाह एक चरित्रहीन महिला के साथ हुआ था। इस कारण ज्यूक के वंशजों में से लगभग 1000 व्यक्तियों का भी अध्ययन किया गया और उन 1000 व्यक्तियों में अधिक से अधिक अर्थात 90% से अधिक व्यक्तियों का चरित्र भी बिगड़ा हुआ साबित किया गया और उन 1000 व्यक्तियों में कुछ व्यक्ति बाल्यावस्था में ही कारावास में अपने जीवन को बिताए और कुछ व्यक्ति अनाथाश्रमों में रहे और कुछ व्यक्ति बाल्यावस्था में ही अपराधी बने और कुछ व्यक्ति चोर बने। इस प्रकार ज्यूक वंशजों में से 90% से अधिक व्यक्तियों का चरित्र अच्छा नहीं हुआ साबित किया गया है। इसके आधार पर डगडेल नामक मनोवैज्ञानिक ने सिद्ध कर दिया है कि चरित्र का कारण वंशानुक्रम होता है, अर्थात अपने माता पिता या दादा लोग उनका चरित्र अच्छा नहीं होता है या उनके वे चरित्रहीन या चरित्रहीन होते हैं तो हम भी चरित्रहीन बन जाते हैं। इसका समर्थक मनोवैज्ञानिक डगडेल माने जाते हैं। और उसके बाद महानता का कारण गाल्टन है। गाल्टन नामक मनोवैज्ञानिक ने महानता अंश को लेकर वंशानुक्रम के अंतर्गत अध्ययन किया था। गाल्टन ने कहा कि व्यक्ति की महानता का कारण, व्यक्ति की महानता चरित्र के कारण या व्यक्तित्व के कारण या गुणों के कारण महान माना जाता है। इस प्रकार एक व्यक्ति में अनेक प्रकार के सद्गुण और महान व्यक्तित्व वंशानुक्रम के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसका समर्थक मनोवैज्ञानिक गाल्टन माने जाते हैं। गाल्टन ने अनेक महान व्यक्तियों के वंशजों का अध्ययन करके यह सिद्ध कर दिया। और उसके बाद आता है गोडार्ड नामक मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि अंश को लेकर वंशानुक्रम के अंतर्गत अध्ययन किया था। इन्होंने कालिकाक नामक एक सैनिक के वंशजों का अध्ययन करके उन्होंने सिद्ध किया। कालिकाक नामक एक सैनिक था। इन्होंने 2 विवाह कर लिए और पहली स्त्री अनपढ़ स्त्री थी, अनपढ़ महिला थी और दूसरी स्त्री पढ़ी हुई महिला थी। इस प्रकार ये 2 विवाह, एक अनपढ़ और एक पढ़ी हुई, इनमें पहला विवाह अनपढ़ विवाह अर्थात निरक्षर महिला के साथ हुआ। उनसे प्राप्त वंशजों में 480 अनपढ़ महिला के वंशजों में 480 व्यक्तियों का अध्ययन किया गया था और कालिकाक के वंश में ही 496 पढ़ी हुई महिला के वंशजों का अध्ययन किया गया था। इस प्रकार कालिकाक के 2 विवाह हो गए। पहला विवाह एक अनपढ़ महिला के साथ हुआ
दूसरा विवाह एक पढ़ी हुई महिला के साथ हुआ। इस प्रकार अनपढ़ महिला के साथ जो वंश उद्धारण हुआ और उस वंश के अनेक विरासतों में 480 सदस्यों का अध्ययन किया गया था और उस अध्ययन में सिद्ध कर दिया गया है कि उस अध्ययन के द्वारा मालूम पड़ा कि अनपढ़ महिला के द्वारा प्राप्त हुए वंशजों के सदस्यों में 480 सदस्यों में अधिक से अधिक केवल 3 सदस्यों को छोड़कर बाकी सबके सब चरित्रहीन अर्थात वे बिगड़े हुए माने गए थे। और पढ़ी हुई महिला के द्वारा जो वंशजों का अध्ययन किया गया था 496 वंश के सदस्यों का अध्ययन किया गया था। उसके द्वारा प्राप्त अध्ययन के द्वारा मालूम हुआ कि इनमें अधिक से अधिक सिर्फ 3 सदस्यों को छोड़कर सबके सब ये अच्छे चरित्रवान बन गए थे और वहां पर उनकी बुद्धिमत्ता भी अधिक रही। 480 सदस्यों में से केवल 3 को छोड़कर सबकी बुद्धिमत्ता बहुत कम रही थी। 496 सदस्यों में से केवल 3 को छोड़कर सबकी बुद्धिमत्ता अधिक रही थी। इस प्रकार इसमें सिद्ध कर दिया गया है। इस प्रकार बुद्धि अंश को लेकर गोडार्ड नामक मनोवैज्ञानिक ने वंशानुक्रम के अंतर्गत कालिकाक के वंशजों का अध्ययन किया था। उन्होंने कुल ये दोनों 480 और 496 इन सदस्यों का अध्ययन किया था और उसी बुद्धि अंश को लेकर वंशानुक्रम के अंतर्गत फ्रीमैन नामक और एक मनोवैज्ञानिक ने भी अध्ययन किया था। फ्रीमैन, लेकिन इन्होंने जुड़वा बच्चों में और भाई लोगों में और सौतोली माँ के बच्चों के बुद्धि लब्धि के बारे में उन्होंने अध्ययन किया था। जुड़वा बच्चों में और भाई लोगों में बुद्धि लब्धि को लेकर वंशानुक्रम के अंतर्गत फ्रीमैन नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। अर्थात जुड़वा बच्चों में बुद्धि लब्धि अधिक रूप से समान पाई जाती है जो वह उनके वंशानुक्रम के द्वारा प्राप्त होता है और अगर उनके माता पिता अधिक बुद्धि लब्धि वाले होते हैं तो संतान भी अधिक बुद्धि लब्धि वाले बन जाते हैं। इस प्रकार फ्रीमैन ने भी बुद्धि अंश को लेकर जुड़वा बच्चों के और भाई लोगों के संबंध में अध्ययन किया था। इस प्रकार ये वंश परंपरा के अंतर्गत विभिन्न अंशों को लेकर विशिष्ट रूप से अध्ययन किए अनेक प्रकार के मनोवैज्ञानिकों का नाम है और ये वंशानुक्रम संबंधी विभिन्न अंश है और ये बीच में किस व्यक्ति के ऊपर अध्ययन किया गया था और उनकी किस व्यक्ति के वंशजों का अध्ययन किया गया था उनका नाम है। ये है वंश परंपरा में विभिन्न अंशों के संबंध में अध्ययन संबंधी सूची है और इसके साथ साथ वंश परंपरा के अंतर्गत मुख्य रूप से ये सुख दुखों का कारण वंशानुक्रम होता है। किसी व्यक्ति के सुख दुखों का कारण वंशानुक्रम होता है। सुख दुखों का कारण वंशानुक्रम होता है। इस प्रकार आलपोर्ट ने सिद्ध कर दिया। विभिन्न व्यक्तियों के अनेक प्रकार की पीड़ाओं का कारण या विभिन्न प्रकार के सुख दुखों का कारण या अनेक प्रकार के बाधाओं का कारण या अनेक प्रकार की चिंताओं का कारण वंशानुक्रम
होता है। इस प्रकार आल्पोर्ट नामक मनोवैज्ञानिक ने सिद्ध कर दिया, अगर हमारे अभिभावक चिंताग्रस्त होते हैं, कभी चिंतित करने वाले व्यक्ति होते हैं, कभी विचार करने वाले व्यक्ति होते हैं, कभी दुखों का अनुभव करने वाले व्यक्ति होते हैं, तो हम भी उसी प्रकार चिंताग्रस्त बन जाते हैं। इस प्रकार सुख दुखों का प्रमुख कारण वंशानुक्रम होता है। चिंताग्रस्त होने का प्रमुख कारण वंशानुक्रम होता है। अनेक पीड़ाओं से ग्रस्त होने का कारण वंशानुक्रम होता है। इस अंश को लेकर वंशानुक्रम के अंतर्गत आल्पोर्ट नामक मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन किया था। और इसके साथ साथ डोनाल्ड शिशु, डोनाल्ड नामक शिशु, डोनाल्ड नामक शिशु गुहा नामक एक वानमानुष, गुहा वानमानुष डोनाल्ड नामक शिशु और गुहा नामक एक वानमानुष पर केलॉग नामक दंपतियों ने अध्ययन किया था। केलॉग नामक दंपतियों ने एक डोनाल्ड नामक शिशु के साथ साथ गुहा नामक एक वानमानुष पर वंशानुक्रम का प्रभाव कैसा पड़ा है और अनेक वंशानुक्रम संबंधी शारीरिक, मानसिक, बुद्धिलब्धि आदि विषयों का प्रभाव वंशानुक्रम कहाँ तक प्रभावित किया, इसके ऊपर केलॉग नामक दंपतियों ने अध्ययन किया था। इस प्रकार ये सभी वंश परंपरा के अंतर्गत विभिन्न अंशों को लेकर अध्ययन किए मनोवैज्ञानिकों की सूची और निर्दिष्ट अंशों की सूची, और यहाँ पर उदाहरण के रूप में किन व्यक्तियों को लिया उनकी सूची यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इससे वंशानुक्रम के अंतर्गत विभिन्न अंशों के बारे में अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिकों की सूची पूरी हो जाती है। और यहाँ पर और एक मुख्य अंश है कि वंश परंपरा से प्राप्त लक्षणों को स्थूल रूप से फिर 4 प्रकार से विभाजित किया जाता है। उदाहरण के शारीरिक लक्षण और मानसिक लक्षण और व्यक्तित्व संबंधी लक्षण और चौथा व्यवहार संबंधी लक्षण। यहाँ पर उन 4 प्रकार के लक्षणों को वंशानुक्रम ने किस प्रकार प्रभावित किया उसके बारे में मनोवैज्ञानिकों ने अपने शोधों के आधार पर स्थापित किया। इसलिए वंशानुक्रम संबंधी लक्षणों को स्थूल रूप से 4 प्रकार से विभाजित किया जाता है। एक शारीरिक लक्षण, शारीरिक लक्षणों के अंतर्गत हम मुख्य रूप से शारीरिक आकार, शारीरिक भार, रंग, रूप, स्वरूप, ऊंचाई, लंबाई, शारीरिक शक्ति और विभिन्न शारीरिक रोग या विभिन्न शारीरिक बीमारियां, ये सभी शारीरिक लक्षणों के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद मानसिक लक्षण, मानसिक लक्षणों के अंतर्गत मुख्य रूप से बुद्धि और सृजनात्मकता और विचार, तर्क, विश्लेषण, ये सभी मानसिक अंशों के अंतर्गत या मानसिक लक्षणों के अंतर्गत आते हैं।
और उसके बाद व्यक्तित्व संबंधी लक्षण। व्यक्तित्व संबंधी लक्षणों में मुख्य रूप से अभिवृत्ति और अभियोग्यता। अभिवृत्ति मानी एटीट्यूड, अभियोग्यता मानी एप्टीट्यूड। इसलिए अंग्रेजी में एटीट्यूड, एप्टीट्यूड कहा जाता है। इन्हें हिंदी में ही अभिवृत्ति, अभियोग्यता कहा जाता है। इसके साथ साथ शील निर्माण, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व संबंधी लक्षणों के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद चौथे प्रकार के लक्षण ये व्यवहार संबंधी लक्षण हैं। व्यवहार संबंधी लक्षणों में ये वेशभूषा और खान पान की आदतें और विश्वास आदि आते हैं। इस प्रकार वंश परंपरा के लक्षणों को हम स्थूल रूप में 4 प्रकार से, जैसे कि शारीरिक लक्षणों में, मानसिक लक्षणों में, व्यक्तित्व संबंधी लक्षणों में, व्यवहार संबंधी लक्षणों में विभाजित किया जाता है। उन सबको वंशानुक्रम प्रभावित करता है और इससे संबंधित पूरी सूची या पूरी जानकारी यहाँ प्रस्तुत की गई है। इससे वंशानुक्रम संबंधी अंश समाप्त होता है। और उसके बाद हम अध्ययन करेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में दूसरा महत्वपूर्ण कारक वातावरण है। यहाँ तक पूरा हो जाता है। अगले क्लास में हम वातावरण कारक को लेकर वातावरण का प्रभाव विकास पर कैसे पड़ता है उसका पूरा अध्ययन अगले क्लास में हम करेंगे। सबको धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमको प्रोत्साहन भी दीजिए। धन्यवाद। सर सुनो।